सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार बुआ जी, आपको रक्षाबंधन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आज बड़ा उत्सव है, बड़ा त्योहार है और इस दिन हम बड़ों को प्रणाम करते हैं। और बुआ जी जो होती हैं तो बहन के बाद, जो बहन से पहले बुआ जी जो होती है उनको सम्मान दिया जाता है। तो आप तो हैं ही प्यारी बुआ। क्या बात है भैया, प्यारी बुआ का इतना सम्मान हो गया तो ढेर सारा प्यार 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 और ढेर सारा प्यार भरा आशीर्वाद। और हमारे एक साथी ने कुछ लिखा है, अभी हमें उसका जवाब भी देना पड़ेगा, पता नहीं अभी देखते हैं। उन्होंने लिखा है कि बुआ आती थी तो गिफ्ट लेकर आती थी। तो भाई देखो, ऐसा है कि आज देखते हैं कि गीतों का कौन सा उपहार बुआ लेकर आई हैं। हमारे बारे में लिखा है। तो भाई पहली बार तो ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। इसको उपहार के स्वरूप लें आप, चाहे झोली फैलाकर वैसे लें। और सभी बुआ लोग देती ही हैं। और देखो मंजू बिटिया, ऐसा है ना कि तुम आई तो देखो घर में रौनक आ गई। और ये जो त्योहार होता है, खासतौर से जो बिटिया लोग आ जाती है ना घर में, तो बस लगता है त्योहार हो गया पूरा, है ना? बिल्कुल। और बुआ जी, आशीर्वाद जो होता है, मुझे लगता है वही सबसे बड़ा उपहार होता है। जो हमारे श्रोता जो लिख रहे हैं ना कि बुआ जी आज क्या लेकर के आई हैं, तो गीतों के रूप में तो उपहार हमारे होंगे ही, तो वो तो आप सुनेंगे ही। और हमारा बिटिया के आने से जो घर आंगन वाकई में बहुत हरा भरा सा लगने लगता है और ऐसा लगता है कि हाँ, हमारा बचपन लौट आया है। और बचपन की वो सारी बातें एक के बाद एक याद आने लगती है कि किस तरह से इस आंगन में हम खेला करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, बहुत सारी चीजें हमारे साथ साथ हुआ करती थी। तो वो एक यादों का एक पिटारा सा होता है, जो बस चलता चला जाता है। खुल जाता है जब ये त्योहार आते हैं। एक एक कोना दिखाई देता है कि अच्छा यहाँ बैठते थे, ऐसे खाते थे। छोटे थे तो भाई जाहिर है कि कहीं पर भी बैठ जाते थे, कुछ भी खा लेते थे। चलो पहले इसी की बात कर लेते हैं। कुछ अब यादों का पिटारा खुल गया है, तब बाकी विषय तो बाद में बताएंगे दोस्तों। लेकिन भाई कैसे किस तरह से राखी बंधवाने के लिए कभी कभी तो जब बहुत छोटे थे तो ये लगता था कि सबसे पहले तो सबसे छोटा भाई जो रहता था वो उतावला रहता था कि हमें सबसे पहले बांधा जाए। और हम लोग सोचते थे, या बहनें कभी कभी सोचती थी, या माताएं ऐसा सोचती थी कि नहीं, क्रम से हो, बड़ा बेटा जो है उससे पहले राखी बंधे। उसमें भी वो देखती थी कि थोड़ा सा वरिष्ठता निभाई जाए। लेकिन बच्चे जो हैं वो सोचते थे कि नहीं, सबसे पहले हमें बांधी जाए। क्योंकि छोटों में थोड़ी सी यूं कहते हैं ना कि संयम थोड़ा कम होता है, तो उन्हें लगता है उत्साह भी होता है और इसलिए वो सोचते हैं कि पहले हमें राखी बांधी जाए और सबसे बड़ी राखी जो है, सबसे सुंदर राखी है, वो हमें बांधी जाए। तो ये जो एक उतावलापन होता था, इसमें भी बड़ा आनंद हुआ करता था। और अभी भी है आनंद, तो बिल्कुल है। अभी भी वही भावनाएं हैं, अभी भी वही सब कुछ होता है। और बहुत सारे भाई अभी भी कहते हैं कि नहीं, हमें पहले बांधना है। अब कुछ लोग ने जैसे भेज दिया राखी, तब भी वो कहते हैं कि भाई देखो, ऐसा है कि तुम्हारी जो दक्षिणा है, जो पैसे देने हैं, जो उपहार देना है, वो रखा हुआ है। तो फिर बहनें भी कहती है नहीं नहीं, रखे रहिएगा, ऐसा नहीं कि भूल जाइएगा। तो इसमें मजा है। नहीं तो अगर हम बहुत बड़ेपन दिखाएं, अपना बड़कपन दिखाएं, तो क्या नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। भाई ऐसा ना कहिए, भाई उपहार दे रहा है तो लीजिए, बड़े मजे से लीजिए, है कि नहीं? जैसे बचपन में छीन छीन कर लेते थे। हाँ। और बुआ, विवाह से पहले जब भाई बहन सब साथ में रहते हैं, तब हमें जो उपहार का बहुत महत्व लगता है कि ऐसा लगता है कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा। लेकिन विवाह के उपरांत ऐसा होता है कि बस भाई बहन आपस में मिल जाए, वही सबसे बड़ा उपहार हमें लगता है। मिलना जुलना जो होता है ना, ऐसा लगता है कि बस सब कुछ मिल गया, सारे जहान की दौलत मिल गई, अब और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और यही तो हम भी कह रहे हैं कि मिलना ही सबसे बड़ा उपहार हो जाता है। और ये त्योहार बने ही इसीलिए होते हैं कि आप वर्ष भर सोचते रहते हैं कि चलते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, नहीं हो पाता है। लेकिन ये त्योहार जब आते हैं तो हमें विवश कर देते हैं, ये यादें हमें विवश कर देती हैं कि नहीं भाई, एक बार फिर जी लिया जाए जिंदगी, है ना? बिल्कुल जी लिया जाए। और कोशिश हमें करनी चाहिए कि जहां तक संभव हो सके भाई से या बहन से मिलने की कोशिश करें जरूर। क्योंकि कई बार हमारी लापरवाही भी होती कि अरे अब एक रक्षाबंधन के त्योहार के लिए वहां तक क्यों जाए, इतना दूर है हमारा मायका, इतना पैसा क्यों खर्च करें, समय कैसे निकालें, छुट्टी कैसे लें, तमाम बातें है ना। हाँ, बहुत सारी बातें मन में आती है। लेकिन ये बातें हमें बहुत दुखी करती है जब ऐसा वातावरण मायके में हो जाता है कि अब हम वहां नहीं जा पाएंगे। तब हमें लगता है कि अरे जब अच्छा वातावरण था, जब हम जा सकते थे, तो क्यों नहीं गए, हमें जरूर जाना चाहिए था। तो अगर मौका मिले आपको
और मौका क्या मिले, मौका तो निकालना पड़ता है हमें, जहाँ चाह वहाँ राह। बिल्कुल। तो कोशिश कीजिए जाने की कि अगर भाई है, भाभी है, माता पिता है, तो जाइए, उनसे मिलिए और रक्षाबंधन का पर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाइए। तो गीत सुनते हैं, फिर उसके बाद जो इसके पीछे की जो बड़ी बड़ी भारी भारी सी बातें हैं वो करेंगे। हाँ। लेकिन तो ये कच्चे धागों का बहुत ही गहरा
प्यार होता है बुआ जी, है ना। और बहुत मजबूत होता है, बहुत मजबूत बंधन है ये। और ये तो प्रतीक के तौर पर ही है कहना चाहिए, ये जो रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये संकल्प है कि हम एक दूसरे की रक्षा करेंगे। बिल्कुल, है ना। और बुआ जी जब रक्षा की बात आती है तो केवल भाई बहन के बीच ही नहीं, बल्कि जिससे भी हम मदद की उम्मीद रखते हैं या उनसे रक्षा की उम्मीद रखते हैं, उन्हें राखी बांधी जा सकती है या स्नेह सूत्र बांधा जा सकता है। बिल्कुल बांधा जा सकता है, और कहीं ना कहीं हम बांधते भी हैं। जैसे कि जो हमारे संगीतज्ञ लोग हैं वो अपने वाद्य यंत्रों को बांधते हैं, यानी कि ये हम इसके ऊपर आश्रित हैं, है ना। और उसको बांध कर ये उसकी मंगल कामना करते हैं ताकि हमारा भी मंगल बना रहे। हाँ, बिल्कुल। और इसके अलावा हमारा जो घर होता है, घर की दहलीज होती है, घर का जो दरवाजा होता है, वो भी हमारी कितनी रक्षा करता है। जैसे हम बाहर से घर में आते हैं, मन में एक सुकून सा आ जाता है और लगता है कि बस अब हम पूरी तरह सुरक्षित हैं। तो कितना आश्रय देता है, हर गर्मी, सर्दी, बरसात और कितने ही थपेड़ों से वो हमारी रक्षा करता है। तो जब ये रक्षाबंधन का पर्व आए तो हमें अपने घर की दहलीज पर और घर के दरवाजे पर भी एक राखी या एक रक्षा सूत्र जरूर बांधना चाहिए। जरूर बांधना चाहिए। और कहीं ना कहीं मंजू बिटिया, ऐसा नहीं लगता कि जो रंगोली हम बनाते हैं ये इसी का प्रतीक है? हाँ। या जैसे वाहन की अगर हम बात करें तो वाहन पर हम जैसे माला चढ़ाते हैं, हाँ। किसी भी पर्व पर हो तो एक खास दिन तो बना ही हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ कहीं ना कहीं हम समय समय पर, हाँ। गाहे बगाहे किसी किसी मौके पर, जैसे पूजा होती है उसके बाद हमें एक सूत्र बांधा जाता है, कलावा जिसे कहते हैं, वो भी रक्षा सूत्र है, ताकि जो आते हैं पूजा कराने पंडित जी, वो हमारे मंगल की कामना करते हैं, हमें एक तरीके से सुरक्षित रहने के बाद का एक आश्वासन सा देते हैं, हमें मिल जाता है कि अच्छा अब हम सुरक्षित हो गए, हमें सुकून मिल गया। जी बिल्कुल। वाहन भी हमारी कितनी रक्षा करते हैं बुआ जी। देखिए जैसे कि हमें अपने कार्यस्थल पर जाना है, कहीं जाने की जल्दी है काम के सिलसिले में, या कभी तबीयत खराब है दवा खाने जाना है। अब वाहन चाहे कुछ भी हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, मोटरसाइकिल, साइकिल हो या 4 पहिया वाहन हो, कोई भी हो, लेकिन वो हमारी सुरक्षा तो करते ही, हमें गंतव्य तक निश्चित समय पर पहुंचा देते हैं। तो उन्हें भी हमें राखी बांधकर उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, हाँ। और कृतज्ञ होना चाहिए उनका। बिल्कुल सही बात है। तो ये हमारे एक साथी ने भी लिखा भी है कि ये हिंदुओं का त्योहार है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे मनाने लगे हैं। रक्षा बंधन की सभी सुनने वालों को बधाई देते हुए हमारे साथी लिखते हैं, भाई बहन के पवित्र प्यार का प्रतीक श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म के मानने वाले तो मानते हैं, लेकिन ये पर्व किसी धर्म न होकर भाई बहन के स्नेह का प्रतीक है। ये प्यार हमेशा बना रहे, यही प्रार्थना है हमारी, और सब खुश रहें। हाँ। तो बात बिल्कुल सही है कि बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए मनाने लगे कि भाई बहन का ये बड़ा प्यारा सा रिश्ता दर्शाता है ना। भले ही उनके धर्म में, उनके संप्रदाय में, उनके पंथ में ये नहीं मनाया जाता है, लेकिन उसको इन्होंने आत्मसात कर लिया। और आज के दिन बुआ हमें पेड़ पौधों की रक्षा का भी हमें संकल्प लेना चाहिए। वो भी हमारी कितनी सुरक्षा करते हैं, जीवनदायी है। हाँ, जीवनदायी है। और पथ पर चलते हुए जब भी हमें बहुत गर्मी का एहसास होता है तो हम आश्रय किसका लेते हैं? पेड़ का ही लेते हैं। उसकी छाया में खड़े हो जाते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। और बाकी भोजन और वगैरह सब कुछ तो हमें उसी से मिलता है। तो इसके लिए हमारे आंगन में खड़े हुए पेड़ पौधों को राखी बांध करके उनकी रक्षा करने का वचन हमें देना होगा कि हम उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें पलने में, बढ़ने में मदद करेंगे, और हो सके तो कुछ नए पेड़ भी लगाएंगे। बिल्कुल लगाएंगे। और जब हम एक बार राखी बांध देंगे तो जाहिर है कि वो सुरक्षित रहे, वो हाँ। फले फूले, ठीक से हम उसका ध्यान रखेंगे, अपने भाई की तरह, अपने जीवन की तरह, एक तरह से कहना चाहिए। प्राण से प्यारे जैसे भाई होते हैं, भतीजे होते हैं, वैसे ही इन सब का भी ख्याल रखेंगे कि भाई ये कहीं से भी मुरझाए ना। बिल्कुल। और बिटिया लोग जब आती हैं तो भाई में कहीं ना कहीं अपने माता पिता को भी देखती हैं कि भाई अगर माता पिता हैं तो जाहिर है कि हम भी ये चाहते हैं कि भाई खूब अच्छे से रहे, समृद्ध रहे, ताकि हमारे माता पिता भी उतने ही प्यार से यहाँ पर रहें इस घर में। और अगर नहीं भी है तो भी कहीं ना कहीं हम उन्हें याद करते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात की ना कि हर कोने में, हर कपड़े में, हर जगह, हर बर्तन में कहना चाहिए, हर बिस्तर पर हम उन्हें तलाश करते हैं। हाँ। और उनकी छाया कहीं ना कहीं हमें दिखी जाती है। बिल्कुल, है ना। बेटी का चाहे विवाह हो जाए बुआ, लेकिन उसका मन कई बार मायके की तरफ भागता है, ये सोच करके कि मेरे माता पिता सुरक्षित तो है ना, भाई भाभी उन्हें अच्छी तरह से रख तो रहे ना। ये भावनाएं मन के अंदर उमड़ती रहती है। और जब रक्षाबंधन आता है तो ये बातें और भी जोर से मन में हिलोरे लेने लगती है और सोचते कि पहुंच जाए और देखें कि माता
पिता ठीक तो हैं कि नहीं। और इसके अलावा बुआ, रक्षाबंधन के दिन हमें देखिए डॉक्टर जो होते हैं, पुलिस वाले जो होते हैं और सैनिक जो होते हैं, वो भी किसी न किसी तरह से हमारी रक्षा करते हैं। और सैनिक तो विशेष तौर पर कि वो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और वो वहाँ खड़े हैं, इसलिए हम अपने घर में त्योहार मना रहे हैं। तो उन्हें भी रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और मन से ही हम उन्हें रक्षा सूत्र बांधते हैं। बिल्कुल बांधते हैं। और वो नाम अनाम जो भी और भी हमारे आसपास जो भी वातावरण में लोग हैं, वो सभी कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमारा कहना चाहिए कि हमारी शुभेच्छा की कामना करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे पूरे जीवन में हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे एक बड़ा प्यारा सा कुछ पंक्तियां लिखकर हमारे साथी ने भेजी है। आया कितना पर्व सुहाना, राखी लेकर आई बहना, बंध वाले जो धागा इसका धुल जाए मैल उसी के मन का, आया कितना पर्व सुहाना। ये राखी है सबसे न्यारी, ये राखी है सबसे नई न्यारी, अनोखी प्यार की दुलारी, करती रक्षा पवित्रता की, कर दे राख मलिनता सारी, सुख शांति का नारा लेकर आया कितना पर्व सुहाना, प्रेम शांति और पवित्रता का पहनाए सबको ये गहना, यही तिलक इस दिव्य स्मृति का, हम भाई बहन बने रहना, मधुर वाणी की लेकर सिखलाने पुकार, आया कितना पार्व सुहाना। अच्छा। और मोल के देखो इसका कितना, सुन लो यह कपिल का कहना, कभी ना भूलो इस बंधन को, राखी के पावन कंगन को, ऐसा पावन है मन भावन त्योहार, आया कितना पर्व सुहाना, आया कितना पर्व सुहाना, खुशियों में झूलते भाई बहन। तो ये पंक्तियां लिख करके भेजी हमारे श्रोता ने, तो बहुत बहुत धन्यवाद इन्हें। और देखिए इस रक्षाबंधन के पर्व को नारियली पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है बुआ, है ना। देखिए हमारा देश जो है विविधताओं से भरा हुआ है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से वहाँ की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं या वहाँ क्या काम ज्यादा किया जाता है, इस आधार पर एक ही त्योहार को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो ऐसा है कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक सहित तो कुछ पश्चिमी जो हिस्से हैं वो इस दिन को नारियली पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। और मछुआरे जो होते हैं वो रोजी रोटी के लिए समुद्र पर आश्रित होते हैं, इसलिए वे इस दिन को समुद्र देवता वरुण देव की पूजा करते हैं और उन्हें नारियल चढ़ाते हैं। उनके लिए ये दिन एक नए साल की शुरुआत माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि बारिश में जब उनका सारा कारोबार एक तरह से रुक सा जाता है और इसके बाद से फिर से अपनी जो नाव है समंदर में ले जा सकते हैं और आज से शुरुआत फिर से कर देते हैं और उनको नारियल चढ़ाकर फिर अपने सुरक्षा की कामना करते हैं, उनके खुशहाल रहने की कामना करते हैं कि जो भी उनका जो जीवन पर आधारित, जीवन पूरा उनका जल पर आधारित है, तो जल भी खुश रहे, वो भी खुश रहे, क्योंकि दोनों जो है एक कहते हैं ना अन्योन्याश्रित संबंध है, एक दूसरे पर निर्भर है। ऐसा नहीं कि तुम रहोगे तो हम नहीं रहेंगे, हम रहेंगे तो तुम नहीं रहोगे ऐसा संभव ही नहीं है। तो कुछ ऐसा ही है। आज हम और भी विषयों पर बात करेंगे ना मंजू बिटिया, तो ये भी बता दें क्योंकि आज संस्कृत दिवस भी है, तो इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए आज एक और दिवस है। हाँ बिल्कुल, लापता पीड़ितों का दिवस है आज, तो इस दिन के बारे में भी हम बात करेंगे और व्यंजन जो है बताएंगे। हाँ बिल्कुल, कोशिश करेंगे बताने की कि आज रक्षाबंधन है तो बहनें जो है भाई के लिए क्या विशेष बना सकती हैं। और वैसे कोई भी त्योहार हो मीठे व्यंजन तो खाने का रिवाज है ही है। तो एक मीठा सा गीत सुनेंगे तब बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। पहुँचते एक पल लागे, तुझे पहुँचते एक पल लागे, मुझे पहुँचते सदियाँ हो,
तुझे पहुँचते सदियाँ। मेरे दिल की दुआएं ले जाना, मेरे दिल की दुआएं ले जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। जुग जुग चमके तू अंबर पर, जुग जुग चमके तू अंबर पर, रूप घटे ना तेरा, हो रूप घटे ना तेरा। तू है मेरे भैया जैसा, तू है मेरे भैया जैसा, तुझसा भैया मेरा, हाँ हाँ तुझसा भैया मेरा। आज तू ही गले से लग जाना, आज तू ही गले से लग जाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, मेरे भैया को संदेशा पहुंचाना, रे चंदा तेरी जोत बढ़े हो, रे चंदा तेरी जोत बढ़े। तो बुआ जी देखिए, रक्षाबंधन के दिन ये जो चंदा मामा है ना, हाँ। बड़े प्यारे हैं। हर बात के साक्षी होते हैं ये। देखिए हाँ। बहन की भावनाएं देखिए, वो चांद को देख करके कह रही है कि भैया को संदेशा पहुंचाना, क्योंकि चांद यहाँ भी निकला है, चांद वहाँ भी निकलेगा। निकला है, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ हमारे साथियों ने याद भी दिला दिया चंद्रयान के पहुंचने की वजह से, हाँ। कि धरती ने अपनी राखी भेज दी चंदा मामा के पास। हाँ, 23 अगस्त को ही पहुंच गए थे। जी हाँ। और कितने पूरे देशवासियों ने उस दिन कितनी खुशियां मनाई है और मना रहे हैं कि देश की इतनी बड़ी उपलब्धि है, तो हम सभी खुश होते ही हैं अपने देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और मंजू बिटिया, इस बारे में तो बहुत विस्तार से बात हम लोगों को फिर से करना चाहिए, हाँ। क्योंकि एक तो हमारे देश की समृद्धि का प्रतीक है, वहां पहुंचना एक उपलब्धि तो बहुत बड़ी है ही, उसके साथ साथ हमारी जो बहनें भी उसमें जुटी थीं, हाँ। एक पारंपरिक वेशभूषा में थीं, और ऐसी भी इंजीनियर से जो कि बहुत टॉप रैंकिंग स्कूल में नहीं पढ़े थे, कॉलेजेस में नहीं पढ़े थे, ऐसे संस्थान से नहीं पढ़े थे, वो सब तो सब बाहर चले गए। हाँ। उसके बाद वाले भी जो बचे हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है, यानी क्रीमी लेयर वो भी है। हाँ। तो वो जो मेधा है, हमारे देश का दिमाग है, मस्तिष्क है, वो भी उतना ही कुशाग्र है। हाँ। तो ये भी बहुत बड़ा दिखाता है कि किस तरह से हमारे देश में कितनी समृद्धि है और कितने हम समृद्ध हैं। हमें फक्र होना चाहिए इस बात पर। बिल्कुल फक्र है। ये त्योहार के बारे में एक दो लाइन हमारे एक साथी ने और लिखा कि राखी का धागा महज ये धागा नहीं है, ये तो बहन के कलेजे का तार होता है। भले एक माँ से जन्मे न जन्मे, ये तो कृष्ण द्रौपदी का प्यार होता है। बहन भाई बिछड़े भी तो राखी याद दिलाती है, तेरा कोई अनमोल रिश्ता किसे भूले, किसी से भूले को याद दिलाता है। बिल्कुल सही कहा। और बुआ, आज एक और विशेष दिन है, लापता पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। देखो, और अगर से ही तो हुई ना बात। हाँ। हाँ, और अगर अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस, ये अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में लापता पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और ये जो दिन है, ये प्रत्येक वर्ष जो 30 अगस्त को मनाया जाता है, यानी आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को मनाने की घोषणा 20 दिसंबर 2006 को की गई थी। जी, देखो ऐसा होता है कि ये लापता लोग अक्सर गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों को लापता होने से रोकना, मतलब कोशिश करें कि आप इस जिम्मेदारी के साथ रहें कि खुद न खोएं, और ये दिलाना जो लोग जिम्मेदार होते हैं, जिन्होंने गुम किया है, उनको एक तरीके से सजा दिलवाना। और समाज में ये हो रहा है, ये हम बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि लोग लापता हो रहे हैं। ये भी जागरूकता इस दिन को मनाने का उद्देश्य है। बिल्कुल ऐसा लोग, क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे समाज में से, घर में से कोई भी व्यक्ति अगर अचानक लापता हो जाए तो समाज के भीतर एक बहुत ही असंतोष का माहौल
हो जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं, घर के लोग परेशान हो जाते हैं और माहौल में भी एक अजीब सा एक डर समा जाता है। तो लोग इस विषय के प्रति, इस बात के प्रति जागरूक रहें कि ऐसा ना हो। अगर हो रहा है तो उसके कारणों को जानने की कोशिश करें, उन्हें रोकने की कोशिश करें। और समाज में इस जबरदस्ती लोगों के गुम हो जाने की जो वारदातें हैं, इससे समाज में जो असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है, इससे केवल करीबी रिश्तेदार नहीं बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है। तो ये ना हो। बिल्कुल होता है। जैसे अगर यही घटना कहीं आपके पड़ोस में या आपके केवल मोहल्ले में हो जाए तो भी आप एक बार सुनकर चौंक जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। उनके घर की स्थिति आपको थोड़ा सा भयभीत भी करती है कि उनके घर में अब क्या स्थिति हो गई होगी। अचानक से उनके पिता थे, गायब हो गए, या माँ थी, नहीं है, बेटा था, नहीं है। और उसके बाद आप ये भी सोचते हैं कि कहीं हमारे साथ तो ना हो जाए। अगर ये नहीं भी सोचते हैं तो समाज में एक रहने के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है, हम एक संवेदनशील नागरिक हैं, तो हमें लगता है कि अरे ये क्या हो गया। तो थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और जो लोग हैं उनको दंड भी मिलना चाहिए। जी बिल्कुल। उनके ख्याल आए तो आते चले गए, उनके ख्याल आए तो आते चले गए। दीवाना जिंदगी को बनाते चले गए, उनके ख्याल। जो सांस आ रहा है किसी का प्याम है, जो सांस आ रहा किसी का प्याम है। बेताबियों को और बढ़ाते चले गए, उनके ख्याल। इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा, इस दिल से आ रही है किसी यार की सदा। वीरान मेरा दिल था बसाते चले गए, उनके ख्याल। बुआ, गीतों और बातों का ये सिलसिला तो हम जारी रखेंगे, लेकिन देखिए समय हो चला है एक अंतराल का। ब्रेक का समय पूरा हो चुका है बुआ जी। और देखिए आज एक और विशेष दिन है, विश्व संस्कृत दिवस के रूप में भी इस दिन को हम मनाते हैं ना। जी हाँ, और ये होता है पूर्णिमा के दिन, रक्षाबंधन के दिन।
बिल्कुल, है ना? और इसी दिन को हम रक्षाबंधन का ही दिन है, इसी को संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि संस्कृत भाषा को प्राचीनतम भाषा माना गया है और हम सभी इस भाषा का सम्मान करते हैं और हमारे सभी जो पौराणिक ग्रंथ है इसी भाषा में लिखे गए हैं और कई कल्याणकारी मंत्र हैं जिनका आज भी हम मंत्रोच्चार करते हैं, ये सभी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। जी हाँ, और हमारे साथी लिख रहे हैं कि भारत में हर साल श्रावण पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस या संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृत को सभी भारतीय भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। दुनिया में पहली बोली जाने वाली भाषाओं में से एक संस्कृत का भारत के प्राचीन इतिहास में बहुत महत्व है। इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। भारत के गौरवशाली अतीत में इसके स्थान को जीवंत रखने के उद्देश्य से विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इस भाषा के पुनरुत्थान और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विविध कार्यक्रम, सेमिनार आदि के माध्यम से दुनिया भर में विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल, और संस्कृत दिवस अपने आप में एक अनूठा दिन है बुआ, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी अन्य प्राचीन भाषा में इस तरह का उत्सव नहीं मनाया जाता है। और श्रावणी पूर्णिमा पर ऋषि मुनियों का स्मरण और पूजन का विधान भी है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि संस्कृत साहित्य के मूल स्रोत माने गए हैं और इसलिए इसे ऋषि पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। श्रावणी भी आज की पूजा जो होती है सुबह, उसे श्रावणी भी कहते हैं, श्रावण मास की वजह से भी कहते हैं। और संस्कृत देखने में, सुनने में ऐसा लगता है बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है, लेकिन एक बड़ी इसकी खूबी जो है, ये सोच की वही वाली बात है कि जैसा लिखा जाता है, जैसा बोला जाता है, एक सूत्र जो होता है वही सब जगह लागू होता है और सूत्र में बहुत सारी चीजें समझा दी जाती हैं। यानी जैसे अगर हम कहें तो आधा वाक्य हुआ और इको एड़ची जैसे ऐसे कह दिया और इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि कहाँ पर क्या लगेगा, या जब दो चीजें संधि जब होगी तो ई का ए हो जाएगा कि आ का ई का आ होगा, मतलब ये सब बता दिया जाता है। तो बस उस सूत्र को पढ़ना होता है। आजकल हम सिम की बात करते हैं, ये सब वैसा ही था, जब बस खुल जा सिम सिम वाला था मामला कि ये सूत्र अगर आपने समझ लिया तो आपको कहीं पर भी उसके व्याकरण में कोई कठिनाई नहीं होगी, इतनी वैज्ञानिक ये भाषा है। इसीलिए तो बुआ कहते हैं ना कि सबसे अधिक कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा का खिताब मिला है इस भाषा को, कि अगर कंप्यूटर का उपयोग करते समय जो सबसे सटीक भाषा होती है वो संस्कृत मानी गई है। क्योंकि बताया ना कि जैसे कहीं पर भी इसमें बदलाव नहीं है, तो अन्य भाषाओं में है और हम उसको बड़ी आसानी से सीख रहे हैं और बड़े मजे से सीख रहे हैं। हमारे साथी अपनी बात साझा कर रहे हैं। स्कूल में संस्कृत विषय में सबसे ज्यादा नंबर आता था। हमारे स्कूल में इस विषय में पास करना बहुत जरूरी था। इस विषय को पढ़ाने के लिए एक पंडित जी आते थे जो स्कूल में पूजा पाठ भी कराते थे और संस्कृत भाषा में एक में अनेक शब्दों पर बहुत जोर देते थे। कहते थे जो इसे अच्छी तरह से समझ गया उसके लिए संस्कृत सरल भाषा हो जाएगी। और बुआ जी कहते हैं कि हमारे प्राचीन भारत में इस दिन से ही शिक्षण सत्र और वेद पाठ शुरू किया जाता है और छात्र इसी दिन से शास्त्रों का अध्ययन करते थे और इसीलिए कहा जाता है कि गुरुओं के पूजा का भी ये दिन माना गया है। बिल्कुल, गुरु की पूजा की जाती है और उन्हें याद किया जाता है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम सब, भाषा हो या कुछ भी हो, गुरुकुल परंपरा में अगर देखा जाए तो हम एक व्यक्तित्व जो पूरा निखर कर आता था जब गुरुकुल में हम जाते थे, तो केवल भाषा नहीं सीखते थे, बहुत कुछ सीखते थे, आचरण सीखते थे, संस्कार सीख कर आते थे, उस थाती के तौर पर उसको लेकर आते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी। बिल्कुल, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम इस भाषा को थोड़ा भूलते जा रहे हैं, तो फिर से याद करें और अपनी समृद्ध परंपराओं को याद करें, अपनी समृद्ध भाषा को याद करें और सीखने का प्रयास करें और हो सके तो थोड़ी बहुत बोलचाल में भी इसे इस्तेमाल करें। हाँ, भाषा तो अगर बहुत दिक्कत लगती है, नहीं सीख सकते, तो कुछ श्लोक आदि जब हम याद करते हैं तो मंजू बिटिया एक बात तो है कि हमारा उच्चारण बहुत शुद्ध होता है। बहुत सारी चीजें हमें मतलब कहना चाहिए कि पूरा जो हमारे मुंह का, जबान का जो बोलने का तरीका है, मुंह खुलता है। बहुत सारे ऐसे अक्षर जो हम नहीं बोल पाते हैं वो हम बोलना सीख जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उच्चारण का दोष अगर है, अगर आप इसको सीख लेंगे, बोलने लगेंगे, तो अभ्यास से तो बोलने ही लगेंगे। वैसे हमारे साथी लिख रहे हैं कि रक्षाबंधन श्लोक बोलने में पसीने छूटते थे। इन्होंने लिखा है, ये न बद्दो बली राजा दानवेंद्रो महाबलो। कई दिन पहले से ही इसे रट्टा मारकर याद करते थे। गलत बोलने पर भैया बहुत चिढ़ाते थे और पैसा भी काट लेते थे। क्लास में भी इस श्लोक को सुनने के लिए बोला जाता था, सुनाने के लिए। तो भाई बहुत सारी जगह पर ये भी होता था। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो एक गीत सुनवा दे बुआ? बिल्कुल। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती
बसेरा। वो भारत देश है मेरा। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। तो बुआ देखिए हमारा भारत कितना समृद्ध रहा है और कितनी समृद्ध विरासत रही है इसकी, उन्हें उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। बिल्कुल याद रखना चाहिए। और संस्कृत भाषा उसी विरासत में से एक है और वही एक अनमोल रत्न वो भी है। हाँ, है ना? हमारे एक श्रोता लिखते हैं बुआ कि विश्व संस्कृत दिवस, संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। हमारे सभी महाग्रंथ संस्कृत में लिखे गए हैं। विद्यालयों में भी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को अधिकतर विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। मैंने भी कक्षा 10 तक काफी समय तक संस्कृत विषय पढ़ाया और रिजल्ट भी मेरा 100% रहता था। काफी श्लोक वगैरह याद थे और बहुत अच्छा लगता था संस्कृत पढ़ना और पढ़ाना। क्या बात है। तो मतलब हमारी ये जो साथी हैं वो शिक्षिका हैं और पता चल रहा है इससे। और अंक जब आते हैं तो जाहिर है कि गणित की तरह ही संस्कृत है, तो जाहिर है कि जैसे हम लोगों ने बताया कि कंप्यूटर की भाषा है, तो इसीलिए ये है मान्य, क्योंकि इसमें बिल्कुल गणित की तरह है, हमेशा 2 दूनी 4 ही होगा, कभी 6-5 नहीं होगा। हाँ। संस्कृत दिवस से हार्दिक शुभकामनाएं हमारे साथी लिख रहे हैं। उसमें ये भी आगे लिख रहे हैं कि अस्मिन वसरे एकम आंग्ल पद्यम
गीर्वाण भाषा यही। तो ये भी इन्होंने लिखकर भेजा है और हमारे एक साथी बहुत सारी चीजें सभी बधाई दे रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं से संस्कृत अपने बच्चों में सिखाने की मतलब अगर डालें आदत, हाँ। तो एक भाषा ये भी पढ़ सकते हैं जी। और हमने लापता पीड़ितों का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाँ। है इस बारे में बात की। हमारे एक श्रोता ने लिख करके भेजा है कि लापता की बात से डर सा हो जाता है। हमारे परिवार की एक बहू का भाई जो कि शादीशुदा है, 32 वर्ष का, बनारस में रहता है, एक दिन दोपहर में रोज की तरह दुकान से खाना खाने घर आया और शाम को 4 बजे वापस गया। रात को दुकान से जब उसके पिताजी और बड़े भाई वापस आए तो पूछे क्या तबीयत खराब हो गई है उसकी, वो दुकान क्यों नहीं आया, पता नहीं। आज 4 साल हो गए, उसका कोई अता पता नहीं मिला। तो बहुत बहुत ढूंढा गया उसे पर नहीं मिले। तो इस तरह की वारदातें जो हो जाती है ना, इससे थोड़ा सा डर सा लगता है। हाँ, और डर सा लगता है, इसीलिए तो ये दिवस मनाया जाता है। और बिल्कुल आप अवेयर रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सजग रहें, कहीं से भी कहीं इधर उधर हो तो पता लगे। अब तो कहीं कहीं आपकी अपनी लोकेशन अगर आप दे दें घर वालों को, उसमें साझा कर लें, तो अपने फोन से भी घर वालों को पता लगेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। इसको अक्सर हम सोचते हैं कि हमारी जो ये निजता है उसमें कहीं ना कहीं लोग सेंध लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये अपनी सुरक्षा के लिए भी है। तो ऐसे लोग सोचते हैं ना कि अब बच्चे की अच्छा मम्मी पापा देख लेंगे हम कहाँ हैं, तो भाई ऐसा ना सोचें, इसका ये भी पक्ष है। और एक बुआ मुझे एक बात यहाँ याद आई कि बच्चों को जब माता पिता कहते हैं ना कि आप कहाँ जा रहे हैं हमें बता दीजिएगा, तो बच्चों को ऐसा लगता है कि माता पिता शक कर रहे हैं। हाँ, हमारे ऊपर शक कर रहे हैं और हमारे निजी जीवन में बहुत ज्यादा वो दखलंदाजी कर रहे हैं, जबकि उनका उद्देश्य ये होता है कि बच्चा कहाँ है हमें पता रहे, ताकि बच्चे की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। और ये दोनों तरफ से है। इसी तरह से माता पिता अगर कहीं जाएं तो बच्चों को बताकर जाएं, या केवल पिता जा रहे हैं कहीं तो घर में बताकर जाएं, माँ कहीं जा रही है तो बता दें। घर का कोई भी सदस्य कहीं भी जा रहा है तो किसी एक को तो आप पूरा बताकर जाइए, भरोसे में रख लीजिए, किसी को बहुत अच्छा दोस्त बना लीजिए घर में और उसको बताकर जाइए। हाँ। और उस दोस्त को मौका मिले तो मिठाई भी खिला दीजिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन मिठाई बनानी तो पड़ेगी ना, तो पहले। बताओ ना, इसीलिए तो कह रहे हैं कि कब बताओगे। अब ये देखिए स्नेह भरा दिन है तो स्नेह भरी मिठास भी होनी चाहिए। तो और इसके साथ स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। देखो मंजू बिटी आ गए भैया, हम तो डर लग रहा था कि पकौड़ी खाएं कि नहीं खाएं। नहीं खाएंगे बुआ जी, लेकिन पहले हम बताएंगे। हाँ, मखाने की खीर हम खा लेते हैं, पहले मुंह मीठा कर लेते हैं। और मखाना बहुत हेल्दी होता है, बहुत सारे उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू उसकी बहुत अच्छी होती है। तो हमें क्या करना है, मखाने 100 ग्राम लेना है, दूध 1.5 लीटर लेना है, चीनी 185 ग्राम लेनी है, चाहे तो थोड़ा कम लीजिए ताकि मिठास आपको परेशान ना करे। और बादाम थोड़े से लेने हैं, उसके छोटे छोटे टुकड़े काट लें। केसर लेना है थोड़ा सा, पिसी हुई इलायची 4-5 लेनी है और किशमिश हमको 7-8 लेनी है। बनाने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा पहले मखानों को आप ऐसा सूखा ही रोस्ट कर ले, सेक ले किसी कढ़ाई में डालकर, उसके बाद ग्राइंडर में डाल करके उसको पीस ले और कटोरी में थोड़े से दूध में केसर डालकर उसको अलग रख दें ताकि केसर भीग जाए। अब हमें करना क्या है कि कढ़ाई को चढ़ाना है और उसमें दूध डाल दें, दूध गर्म होने के लिए रख दें। जब उबाल आ जाए तो उसको आंच थोड़ी कम करके ये जो मखाना हमने पीस करके रखा है, और इसी के साथ इसमें पोस्त के दाने भी अगर हम डाल दें तो इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाती है ना, स्वाद भी बढ़ जाता है, स्वाद भी बढ़ जाता है। तो फिर उसके बाद में उबाल आने पर ये मखाने और अगर चाहे तो पोस्त के दाने वो डाल दीजिए। दूध जब गाढ़ा हो जाए तो उसमें चीनी डाल दें और 5 मिनट उसे ऐसा ही पकने दें और उसके बाद गैस बंद कर दें। फिर उसमें बादाम, केसर, इलायची, किशमिश डालें और ठंडी करके और थोड़ा सा अच्छा सजा संवार के उसको और परोसें। देखिए ये टेस्टी तो है ही और पौष्टिक भी है। बिल्कुल। और इसमें अगर आप चाहें तो थोड़े से जो मखाने हैं बिना पीसे हुए भी अलग आप उसको सूखा भून के रख सकते हैं और उसको थोड़ा सा ऊपर, जैसे कि बाकी जो हमने मेवे डाले हैं वैसे ही थोड़े से आधे कटे हुए भी मखाने आप डाल दें तो वो और सुंदर लगेगा, थोड़ा सा इसकी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। जैसे कि सब्जी आदि में भी मखाने डाले जाते हैं ना, तो वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल और गुलाब के लड्डू बता देते हैं। इसमें कच्चा नारियल लेना है लगभग 200 ग्राम, कद्दूकस किया हुआ, सूजी चाहिए 2 बड़े चम्मच, गुड़ चाहिए 150 ग्राम लगभग, और काजू बादाम 2-2 बड़े चम्मच कटे हुए चाहिए, किशमिश 1 बड़ा चम्मच ले लीजिए, इलायची पाउडर चाहिए 1/4 छोटा चम्मच, ताजे गुलाब की पंखुड़ियां अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब इसमें तो चाहिए। फिर 3 बड़ा चम्मच देशी घी चाहिए, 1 बड़ा चम्मच चिरौंजी के दाने थोड़े से ले लीजिए। करना क्या है आपको कि घी आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, गुलाब की पंखुड़ियां 3 बड़ा चम्मच चाहिए। अब देशी घी थोड़ा सा आप ले लें कढ़ाई में, सूखे मेवे जो है उन्हें भून कर निकाल लें और बचे हुए घी में सूजी डालकर मध्यम आंच पर थोड़ा सा
सेक ले धीरे धीरे गुलाबी होने तक। अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर 7 से 8 मिनट तक इसे भूने। नारियल का पानी सूख जाने पर गुड़ डालकर 15 मिनट थोड़ी देर और चलाएंगे, लगभग हमें लगता है 5 मिनट में हो जाएगा ये। 5 मिनट तक चलाएं, मेवे भी अब इसमें मिला दें। जब मिश्रण इकट्ठा होने लगे तो इसे आंच पर से उतार लीजिए। इसमें गुलाब की पंखुड़ियां मिला दीजिए, इलायची पाउडर मिला दीजिए और जब थोड़ा सा ठंडा होने लगे हल्का हल्का तो लड्डू बनाती जाइए और चिरौंजी और गुलाब की पंखुड़ियां ऊपर से भी चिपका देंगे तो और सुंदर लगेगा। तो इसको खूबसूरती से परस दीजिए। हाँ, क्या बात है। परस दे। हाँ, प्यारा सा गीत जी। हाँ। काली पलक तेरी गोरी खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। आएगी बांध के पायल तू होठ दबाए बदन को चुराए, नाजुक कमर से लगाए अदा की कटारी जालिमा। तेरे की धीरे धीरे तू मेरे गले पर ये बाहों के खंजर, जाए कि दिल मेरा लेकर समझ के अनाड़ी बालमा। रोज रात को नहीं बांधेगी लटों की डोरी हो डोरी, काली पलक तेरी गोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक पिया मोरी। चोरी हो चोरी काली पलक पिया मोरी। ओ खुलने लगी है थोड़ी थोड़ी, एक चोरनी एक चोर के घर करने चली है चोरी हो चोरी। काली पलक तेरी गोरी। अच्छी हुई मेरी चोरी के एक दिल खोया तो एक दिल पाया, ऐसे कोई पास आया कि आ गया लुटने का मजा। अच्छी तेरी मेरी जोड़ी के लुट गए दोनों तो बस गए दोनों, हंस के लिपट गए दोनों। हुआ जब वादा प्यार था, रोज रात को मिलेंगे चंदा और चकोरी चकोरी काली
हाँ, तो बुआ गीत हमने सुन लिया और बस ऐसा ही एक चांद चकोर जैसा एक और व्यंजन भी हम अरे तुमने काली घटा की बात की तो जाहिर है कि बारिश होगी फिर पकौड़े खाए जाएंगे। हाँ। तो कच्चे केले के पकौड़े हम बताते हैं, फिर देखते हैं तुम क्या बता रही हो। देखो हम तो बना रहे हैं कच्चे केले के पकौड़े जी, ताकि तुम कहो कि ये पौष्टिक भी है। कच्चे केले चाहिए 4-5, बेसन चाहिए 2 कटोरी, नमक छोटा चम्मच चाहिए, अदरक हरी मिर्च पेस्ट चाहिए 2 बड़े चम्मच, गरम मसाला चाट मसाला 1-1 छोटा चम्मच चाहिए, पुदीना पाउडर 1 छोटा चम्मच, नींबू का रस 2 छोटा चम्मच और कटा हुआ धनिया। फिर इसी तरह से काले सफेद तिल, काले या सफेद तिल आप ले लीजिए, और तेल चाहिए तलने के लिए। केलों को छीलकर तिरछे टुकड़े काट लें इसके, लगभग मतलब मोटाई तो बहुत ज्यादा तो नहीं, अपने हिसाब से आप देख लें, और एक बर्तन में इसे रख लीजिए। फिर इसमें नींबू का रस, अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, गरम मसाला, पुदीना पाउडर, चाट मसाला सब अच्छी तरह से मिला लें। इसे ढककर आधे घंटे के लिए रख दीजिए ताकि उसमें जज्ब हो जाए। अब बेसन में जो नमक और हरा धनिया मिला दें और घोल बना लीजिए। इसे भी 20-25 मिनट के ढककर रख दीजिए। आप देखेंगे इसको जब बेसन घोल के रखते हैं तो उसका अलग ही स्वाद आता है। हाँ। केले के टुकड़े को निकाल कर अलग रखें, बेसन के मिश्रण को अच्छी तरह से फेंट लीजिए, और इसमें जो मैरिनेट हो चुका है केले का टुकड़ा उसको बेसन के मिश्रण में डुबोकर ऊपर से थोड़ा सा तिल और धनिया बुरक दे। ये हिस्सा ऊपर रखते हुए तेल में डाल दीजिए, मध्यम आंच पर सेक ले इसे, फिर उलट पलट कर सेक ले अच्छी तरह, बाकी जैसे आप पकौड़े तलते हैं वैसे ही, और केले के स्पेशल पकौड़े तैयार हो गए। हाँ, तो खाइए इसको चटनी के। बिल्कुल, और मैरिनेट करने की वजह से केलों के टुकड़ों में मसालों का जो टेस्ट है वो भी बहुत अंदर तक चला जाता है और बड़ा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है अच्छे कुरकुरे ये पकौड़े बनेंगे। आप चाहें तो बेसन में एक चुटकी, अगर चाहें तो सूजी भी मिला लेंगे, थोड़ा और कुरकुरापन आ जाएगा। हाँ। अब एक और हेल्दी एक रेसिपी है टाकोस, है ना। क्या बात है। तो इसके लिए सामग्री चाहिए हमें 2 कप मैदा, 1 कप मक्के का आटा और 1/4 छोटा चम्मच नमक और तेल। ये तो टाकोस बनाने के लिए चाहिए। और भरावन के लिए जो सामग्री चाहिए उसमें अंकुरित किए हुए मूंग, मोठ और चना, तीनों में से अगर एक उपलब्ध हो तो, नहीं तीनों उपलब्ध हो तो जो भी आप ले सकते हैं। एक मध्यम आकार का उबला हुआ आलू चाहिए, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक छोटा बारीक कटा टमाटर चाहिए, आधा कप मथा हुआ दही चाहिए, और स्वाद के हिसाब से नमक, काला नमक, लाल मिर्च, भुना पिसा हुआ जीरा चाहिए, चाट मसाला, हरी मिर्च और बारीक सेव। ये आप अपने स्वाद के हिसाब से ले लीजिए। देख लें उसको। हाँ। अब बनाने के लिए हमें क्या करना है कि मैदा, मक्के का आटा और नमक, इन तीनों को मिलाए और पानी से आटा, जैसे कि रोटी का आटा हम गूंथते हैं वैसा गूंथ लीजिए। हाँ। अब इसकी लोई बनाए और मैदा का पॉलीथिन उस पर लगाते हुए पतली रोटी जैसा बेल लें, और कांटे से पूरी रोटी पर निशान बना दे ताकि वो फूले नहीं, और फिर किसी कटर या कटोरी की मदद से इसे गोल काट लें, एकदम गोल बन जाएगा ये। और गर्म तेल में डालकर इसको फटाफट पलट दें और चिमटे से निकाल कर, उसके बाद क्या करना है कि एक कपड़े के नेपकिन में इसे रखना है, और हल्के हाथों से कोई गोल रूलर या फिर जैसे रोटी बनाने का जो बेलन होता है उसको बीच में रख करके दोनों तरफ से दबाएंगे, तो होगा क्या कि वो थोड़ा सा दोनों तरफ से मुड़ जाएगा। तो उसमें जो हम सामग्री रखेंगे ना वो नीचे गिरेगी नहीं। बस ऐसा आकार हमें इसे देना है, जैसे कि एक नैपकिन रखने वाला होता है ना, होल्डर, उसके बीच में ऐसे रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही उसको करना है। बिल्कुल ऐसा हमें कर लेना है। और उसके बाद में आलू जो उबला हुआ है वो बारीक काट लें। अंकुरण जो हमारे पास में अंकुरित अनाज है उसको भाप से थोड़ा नरम कर लें। उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल गर्म करके अंकुरण पर डाल दें। थोड़ा सा लाल मिर्च, हरी मिर्च, दोनों तरह के नमक, चाट मसाला, जीरा, आलू, टमाटर ये सब मिला लें, और एक प्लेट में अब हमें टाकोस को रखना है, और अंकुरण वाला जो ये मिश्रण है उसमें थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ऊपर से दही डालना है, मसाले डालने हैं, और चटनी और बारीक सेव डाल दीजिए। ये देखिए दिखने में भी बड़ा सुंदर लगेगा और खाने में तो स्वादिष्ट होगा ही। किसी ने जादू किया, मैं करूं क्या, मेरा मन मोह लिया, मैं करूं क्या। किसी ने जादू किया, मैं करूं क्या, मेरा मन मोह लिया, मैं करूं क्या। किसी ने जादू किया, मैं करूं क्या। करके घायल वो मुझे बेखबर है, मेरी आहें भी वहाँ बेअसर है। करके घायल वो मुझे बेखबर है,
भी वहाँ बेअसर है। खूब है ये अदा, मैं करूं क्या, किसी ने जादू किया, मैं करूं क्या, मेरा मन मोह लिया, मैं करूं क्या, किसी ने जादू किया, मैं करूं क्या। हाँ, तो बुआ गाना हमने सुन लिया और अब देखिए घड़ी ने भी हमको इशारा कर दिया है और कह रही हैं कि अब आप आज्ञा लीजिए। तो आप सभी को मंजू द्विवेदी और बुआ का नमस्कार।